हम अक्सर मूवमेंट और लोकोमोशन इन दो शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें एक बड़ा दिलचस्प सा फर्क है। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर बस अपना हाथ हिला रही हूँ तो वो मूवमेंट हुआ, लेकिन अगर मैं चलकर कमरे के दूसरे कोने तक जाती हूँ तो वो है लोकोमोशन। इसे समझने का एक बहुत सीधा सा नियम है, हर लोकोमोशन एक मूवमेंट होता है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। वाह, मतलब ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। एग्जैक्टली। चलने के लिए हाथ पैर हिलाना जरूरी है, पर सिर्फ हाथ पैर हिलाने का मतलब चलना नहीं होता। और आज हम इसी कमाल की मशीनरी को समझने वाले हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें चलने फिरने, दौड़ने या यहाँ तक कि बस एक कप चाय उठाने की ताकत देता है? मतलब हमारी मांसपेशियां और हड्डियां। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों की नहीं है, ये हमारे मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल यानी हमारे तंत्रिका तंत्र के एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, जब ये तीनों सिस्टम एक साथ एक सुर में काम करते हैं तब जाकर हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो चलिए इस ऑर्केस्ट्रा के सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं। मैंने सुना है कि हमारे शरीर में मूवमेंट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह की गतिविधियां होती हैं। एक है अमीबॉइड मूवमेंट, जैसा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। अच्छा, अमीबा की तरह? हाँ, वो अमीबा की तरह अपना आकार बदलकर इन्फेक्शन वाली जगह तक पहुंचते हैं। फिर दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी? हमारी सांस की नली में छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं जो धूल और बलगम को लगातार बाहर धकेलते रहते हैं। और तीसरा, जिसके बिना हम हिल भी नहीं सकते, मस्कुलर मूवमेंट है। वाह, और ये सारी मसल्स एक जैसी तो नहीं होती होंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें हम 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे मशहूर परिवार है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स, ये वही हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं? जी, ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना या चलना। माइक्रोस्कोप में देखने पर इन पर धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो मसल्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, यानी वॉलंटरी। दूसरे कौन से हैं? दूसरा परिवार है स्मूथ मसल्स का। ये हमारे अंदरूनी अंगों की दीवारों में होती हैं, जैसे हमारी आंतें या ब्लड वेसल्स। ओके। इन पे धारियां नहीं होती, और सबसे जरूरी बात, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इनवॉलंटरी हैं, ये अपना काम चुपचाप करती रहती हैं। मतलब मैं सोचकर अपने आंतों को खाना पचाने से रोक नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। और तीसरा परिवार, वो तो बहुत खास होना चाहिए। बहुत ज्यादा। ये हैं कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में पाई जाती हैं। सिर्फ दिल में? हाँ, और कमाल की बात यह है कि इनकी बनावट इन दोनों का एक दिलचस्प मिश्रण है। ये दिखती तो स्केलेटल मसल्स की तरह धारीदार हैं, पर काम स्मूथ मसल्स की तरह हमारी मर्जी के बिना करती हैं। मतलब ये स्ट्रेटेड भी हैं और इनवॉलंटरी भी? बिल्कुल, एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जिन्हें लगातार काम करने के लिए ताकत भी चाहिए और सहन शक्ति भी। ये तो कमाल है। मतलब हम जिम जाकर अपने बाइसेप्स तो बना सकते हैं, लेकिन अपने दिल की मसल को सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, दिल अपने माहौल और शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, हमारे कहने पर नहीं। तो अगर हम एक स्केलेटल मसल के अंदर झांक कर देखें तो वहां क्या मिलेगा? मैंने सुना है इसकी बनावट कुछ डिब्बे के अंदर डिब्बा जैसी होती है। हाँ, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। पूरी मसल कई बंडलों से बनी होती है, जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं। फैसिकल्स? हर बंडल के अंदर हजारों धागे होते हैं, जिन्हें मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं। और असली जादू तो इन फाइबर्स के भी अंदर होता है, जहां मायोफिलामेंट्स नाम के प्रोटीन के धागे होते हैं। इसके अंदर की दुनिया भी काफी कॉम्प्लेक्स लगती है। सुना है कि मसल फाइबर के हिस्सों के नाम भी कुछ अलग होते हैं। हाँ, बायोलॉजी में सार्को शब्द मसल्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे मसल फाइबर की बाहरी दीवार को सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा? और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इस घर में खास स्टोर रूम भी तो होता है? हाँ, एक बहुत जरूरी स्टोर रूम है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कैल्शियम का गोदाम है, और ये कैल्शियम ही वो चाबी है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन का ताला खुलता है। तो मतलब असली एक्शन इन मायोफिलामेंट्स और कैल्शियम के बीच होता है। ये मायोफिलामेंट्स क्या हैं? ये 2 तरह के प्रोटीन हैं। एक है पतला धागा, जिसे एक्टिन कहते हैं। एक्टिन? और दूसरा है मोटा धागा, जिसे मायोसिन कहते हैं। माइक्रोस्कोप में एक्टिन वाला हिस्सा हल्का दिखता है, जिसे आई बैंड कहते हैं, और मायोसिन वाला हिस्सा गहरा दिखता है, जिसे ए बैंड कहते हैं। और इन्हीं के अरेंजमेंट को सार्कोमियर कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन की सबसे छोटी यूनिट है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब मिलकर एक मसल को सिकोड़ते कैसे हैं? ये एक्टिन और मायोसिन ऐसा क्या करते हैं?
इसके पीछे की कहानी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें फिलामेंट्स की लंबाई कम नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं या स्लाइड करते हैं। सुनने में तो आसान लगता है, पर होता कैसे है? मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे अपना हाथ उठाना है, मेरे दिमाग से सिग्नल निकला, अब आगे क्या होगा? जैसे ही दिमाग से सिग्नल आपकी मसल तक पहुंचता है, उस जंक्शन पर, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। ये मैसेंजर मसल फाइबर को एक तरह से जगाता है, और इसके जगते ही वो कैल्शियम का गोदाम खुल जाता है। बिल्कुल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ढेर सारे कैल्शियम आयंस बाहर निकालते हैं और पूरे मसल फाइबर में फैल जाते हैं। अब ये कैल्शियम एक चाबी की तरह काम करता है। एक्टिन फिलामेंट पर कुछ लॉक लगे होते हैं, जिन्हें ट्रोपोनिन कहते हैं। कैल्शियम इन तालों को खोल देता है, और ताला खुलते ही मतलब एक तरह का पुल। हाँ, और फिर ये पुल खींचता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। ओके। मायोसिन का हेड एक हाथ की तरह है, जो एक्टिन नाम की रस्सी को पकड़ता है, उसे थोड़ा खींचता है, फिर छोड़कर आगे से दोबारा पकड़ता है और फिर खींचता है। ये सब एटीपी से मिली एनर्जी से होता है। और इसी लगातार खींचने से पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है और मसल सिकुड़ जाती है। बिल्कुल। एक मिनट, आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड छोटा हो जाता है, पर ए बैंड की लंबाई नहीं बदलती। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर पूरी मसल छोटी हो रही है तो सब कुछ छोटा क्यों नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे देखिए कि ए बैंड मोटे मायोसिन फिलामेंट की लंबाई है, वो अपनी जगह पर रहकर सिर्फ एक्टिन की रस्सी को खींच रहा है। अच्छा। तो उसकी खुद की लंबाई नहीं बदलेगी। लेकिन जो आई बैंड है वो सिर्फ पतले एक्टिन फिलामेंट का हिस्सा है, और क्योंकि ये फिलामेंट अंदर की तरफ खिंच रहा है, तो ये हिस्सा छोटा होता हुआ दिखाई देता है। समझ गई। ये पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सिग्नलिंग का प्रोसेस कितना नाजुक और जरूरी है। क्या होता है जब इस सिग्नलिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए? जब इसमें गड़बड़ी होती है तो बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस? ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मौजूद एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। मतलब दिमाग से सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन मसल तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। ठीक समझे। इससे मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान होने लगती है। मरीज सुबह तो ठीक होते हैं, पर शाम तक इतने थक जाते हैं कि उनकी पलकें भी भारी हो जाती हैं। ओहो, ये दिखाता है कि एक छोटा सा केमिकल मैसेंजर हमारे लिए कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो ये मांसपेशियां तो जबरदस्त पावर जनरेट करती हैं, लेकिन ये हवा में तो काम नहीं कर सकती। इन्हें एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है जिससे ये खींच सकें। और यहीं पर हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी 206 हड्डियों के ढांचे का रोल आता है। ये सिर्फ हमें आकार ही नहीं देता, बल्कि ये एक लीवर सिस्टम की तरह काम करता है, जिस पर मांसपेशियां बल लगाकर हमें हिलाती हैं। 206 हड्डियां, इन्हें समझने के लिए कैसे बांटा जा सकता है? हम इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन, जो शरीर की मुख्य धुरी बनाता है। एक्सियल स्केलेटन? इसमें 80 हड्डियां होती हैं, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, हमारे हाथ, पैर और वो गर्डल्स जो इन्हें मुख्य धुरी से जोड़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी हमारे शरीर का कोर। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो एक ही लगती है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। हमारी खोपड़ी यानी स्कल में कुल 29 हड्डियां होती हैं। 29? हाँ, 8 हड्डियां क्रेनियम बनाती हैं, जो दिमाग का सुरक्षा कवच है। 14 हड्डियां हमारा चेहरा बनाती हैं, और भी हैं। ये सब फाइब्रस जॉइंट्स से जुड़ी होती हैं, जो हिल नहीं सकते। और रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम? इसमें 26 वर्टिब्रे होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। गर्दन में 7 सर्वाइकल, छाती के पीछे 12 थोरेसिक और कमर में 5 लंबर वर्टिब्रे। ये हमें झुकने और मुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन का क्या काम है? इसका मुख्य काम ही मूवमेंट है। इसमें गर्डल्स होते हैं, कंधे का पेक्टोरल गर्डल और कूल्हे का पेल्विक गर्डल। ये हमारे हाथ पैरों को शरीर से जोड़ते हैं। और हर हाथ और पैर में 30-30 हड्डियां होती हैं। जी, जैसे जांग की हड्डी फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। ये हड्डियां काफी मजबूत होती हैं, लेकिन मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सुना है, जिसमें ये कमजोर हो जाती हैं। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस उम्र से जुड़ी एक आम समस्या है, खासकर महिलाओं में। इसमें हड्डियों का घनत्व या बोन मास कम होने लगता है। हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं, जिससे हल्का सा गिरने पर भी फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी हैं। ठीक है, तो हड्डियां ढांचा है और मांसपेशियां इंजन, लेकिन इन दोनों को जोड़ने और मूवमेंट को मुमकिन बनाने के लिए जोड़ों यानी जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कितने तरह के होते हैं? इन्हें भी मूवमेंट के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ओके। पहले हैं फाइब्रस जॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे खोपड़ी की हड्डियों के बीच के जोड़। ओके। दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत मूवमेंट करने देते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे के बीच। और तीसरे जो सबसे ज्यादा मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है वो हैं साइनोवियल जॉइंट्स। हमारे शरीर के ज्यादातर जोड़ इसी प्रकार के हैं। इनकी खासियत यह है कि हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज की एक चिकनी परत होती है और जोड़ के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड से भरी कैविटी होती है। साइनोवियल फ्लूइड, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता होगा? बिल्कुल, जिससे हड्डियां बिना घिसे आसानी से मूव कर पाती हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड तो बहुत जरूरी लगता है। क्या होता है जब इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है? जब इन जोड़ों में सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस? हाँ, इसमें जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन आ जाती है, जिससे मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। और साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ उदाहरण, जैसे हमारा कंधा या घुटना, ये दोनों अलग तरह के हैं क्या? हाँ, ये दोनों बेहतरीन उदाहरण हैं और दोनों अलग अलग तरह के साइनोवियल जॉइंट्स हैं। कंधा और कूल्हा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। बॉल एंड सॉकेट? हाँ, इसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की कटोरी जैसी सॉकेट में फिट होता है, जिससे हाथ या पैर को लगभग हर दिशा में घुमाया जा सकता है। और घुटना? वो तो हर दिशा में नहीं घूमता। सही कहा, घुटना और कोहनी हिंज जॉइंट हैं। ये दरवाजे के कब्जे की तरह सिर्फ एक ही प्लेन में यानी आगे पीछे मुड़ने देते हैं। अच्छा। एक और दिलचस्प जॉइंट है पाइवट जॉइंट, जो हमारी गर्दन में पहले और दूसरे वर्टेब्रे के बीच होता है। इसी की वजह से हम अपना सिर ना में हिला पाते हैं। इन जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने की भी एक समस्या होती है ना, जिसे गाउट कहते हैं। हाँ, गाउट भी एक तरह का दर्दनाक आर्थराइटिस है। जब हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसके क्रिस्टल इन साइनोवियल जोड़ों में जमा होने लगते हैं। क्रिस्टल्स? हाँ, ये क्रिस्टल सुई की तरह तेज चुभते हैं, जिससे जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में, अचानक तेज दर्द और सूजन आ जाती है। तो आज हमने देखा कि कैसे दिमाग से आया एक सिग्नल मांसपेशियों में कैल्शियम का बहाव शुरू करता है, कैसे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर स्लाइड करके मसल को सिकोड़ते हैं, कैसे 206 हड्डियों का ढांचा उन्हें सहारा देता है, और कैसे अलग अलग तरह के जोड़ उस सिकुड़न को एक सार्थक गति में बदलते हैं। ये सच में हमारे नर्वस, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का एक अविश्वसनीय तालमेल है। ये तीनों इतने परफेक्ट हार्मोनी में काम करते हैं कि हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ता। सही बात है। बिना इस तालमेल के एक कप चाय उठाना भी नामुमकिन होता। तो अगली बार जब कोई भी छोटा सा काम करे, जैसे अपने फोन को उठाना, तो एक पल के लिए उस प्रक्रिया के बारे में सोचें। उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होने वाले कैल्शियम के बहाव, लाखों क्रॉस ब्रिज के बनने और टूटने, और पूरे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसे हमारा शरीर बिना सोचे समझे पलक झपकते ही कर लेता है। ये वास्तव में कितना अद्भुत है ना।